हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं बाका वाला है एक नए वीडियो के साथ। और ये है हमारी नई सीरीज जिसका नाम है माय फेवरेट्स। तो इसमें मैं आपको अपने फेवरेट कभी 5 कभी 10 जो मेरी फेवरेट कोई भी हम टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर मैं आपको अपनी फेवरेट 5 और 10 बताऊंगा। तो ये हमारा पहला एपिसोड है। इसमें हम देखने वाले हैं मेरे 5 फेवरेट एनिमे कंसेप्ट्स। और ये कोई टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट नहीं है, तो इसमें कोई भी अरेंज नहीं होंगे। इसमें मैं आपको रैंडमली कोई 5 कोई 10 बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे टॉप 5 फेवरेट एनिमे कंसेप्ट्स। और कंसेप्ट से मेरा मतलब जो स्टोरी का कंसेप्ट था वो नहीं, कंसेप्ट से मेरा मतलब है जो आइडियोलॉजी उसके पीछे लगती है वो हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शो जो हमारे इस लिस्ट में है वो है डेथ नोट। डेथ नोट एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप किसी का भी नाम लिखो तो वो 40 सेकंड के बाद मर जाता है। और ये बुक होती है शिनेगामी के पास, पर एक ryuk नाम का शिनेगामी इसे ड्रॉप करता है ह्यूमन वर्ल्ड में क्योंकि वो बोर हो चुका होता है और वो कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहता है। और उसे इंटरेस्टिंग देखने मिलता है जब लाइट नाम का काफ़ी स्मार्ट बंदा इस बुक को उठाता है और वो इसका यूज़ करता है क्राइम को ख़त्म करने में। वो सारे क्रिमिनल्स का नाम लिखता है और एक एक करके सारे क्रिमिनल्स मरते जाते हैं और वो दुनिया से पाप ख़त्म करने के अपने इस मिशन पे लग जाता है। पर धीरे धीरे उसे गॉड कॉम्प्लेक्स होने लगता है और वो खुद को भगवान समझने लगता है। और उसे रोकने के लिए आता है एल नाम का एक डिटेक्टिव जो कि उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होता है। और ये इस शो की सबसे बेस्ट बात, उसका जो मेन कंसेप्ट है डेथ नोट का, द कंसेप्ट ऑफ डेथ नोट अलोन वाज इनफ टू ब्लो माई माइंड। पर इसमें जो दो जीनियस लोग का, दो स्मार्ट लोगों का बैटल दिखाया है कि एल नहीं जानता कि लाइट कौन है, लाइट नहीं जानता कि एल कौन है, पर दोनों को एक दूसरे को पकड़ना है। तो उन लोग ऐसे ऐसे टैक्टिक्स लगाते हैं एक दूसरे को ढूंढने में और एलिमिनेट करने में। और ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग सीरीज है। तो जो डेथ नोट का कंसेप्ट है कि आप किसी का नाम लिखोगे और वो बंदा 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा, ये कंसेप्ट ही मुझे काफ़ी पसंद है। चलिए अब अगले शो की तरफ बढ़ते हैं। अगला शो हमारे लिस्ट में है एंजल बीट्स। इस शो की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इस शो ने मुझे हंसाया, मुझे रुलाया और ऐसे सारे इमोशंस बाहर लाए। और इस शो ने मुझे काफ़ी हेल्प की है टू बिकम अ बेटर पर्सन। इस शो के कंसेप्ट को अगर मैं बताने जाऊँ तो एक माइनर स्पॉइलर मिल जाएगा। माइनर नहीं, वैसे मेजर स्पॉइलर है वो, पर स्पॉइलर अलर्ट देते हुए मैं आपको इसका कंसेप्ट बताना ही चाहूँगा। इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जो भी बच्चे अपनी लाइफ फुलफिल नहीं कर पाते और एकदम अपनी लाइफ बिना पूरी तरीके से जिए मर जाते हैं, वो एक ऐसे वर्ल्ड में जाते हैं इन्हें लगता है कि वो नीदर वर्ल्ड है, यानी कि वो ना ही हेवन है ना ही हेल है, और उन्हें वहाँ पे रहना है और लड़ना है एंजल से जो है कानाडे, ताकि उन लोगों से हरा के हेवन में जा सके। पर असल में ऐसा होता नहीं है। असल में होता ऐसा है कि वो मर जाते हैं और उन्हें यहाँ भेजा होता है गॉड ने। मतलब ऐसा सिस्टम है हमारे वर्ल्ड का कि उन लोग वहाँ जो अपनी ज़िंदगी फुलफिल नहीं कर पाए होते हैं वो यहाँ आते हैं अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने के लिए और अपनी लाइफ को फुलफिल तरीके से जीने के लिए। और फिर उसके बाद पास ऑन होने के बाद री इनकारनेशन के लिए, दोबारा जन्म लेने के लिए वापस आ सके अर्थ पे। तो इसका कंसेप्ट काफ़ी पसंद है मुझे, काफ़ी माइंड ब्लोइंग लगता है और ये मेरे दिल के करीबी सीरीज में से एक है। अगला शो जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है डेथ परेड। तो डेथ परेड का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जो लोग मर जाते हैं उनकी सोल जाती है इन लोगों के पास जिन्हें अपॉइंट किया है। ये इस वर्ल्ड का एक रूल है कि इनके पास हमारी सोल जाती है जज होने के लिए। उन लोग हमें जज करते हैं कुछ गेम के थ्रू और डिसाइड करते हैं कि हमारी सोल हेवन में जाएगी या हेल में। और असल में ये हेवन और हेल का कंसेप्ट नहीं होता है। हेल असल में ऐसा होता है कि वो वॉइड में जाएगा और हमारा जो सोल है वो वहीं पे इटर्निटी के लिए रह जाएगा। और हेवन का मतलब है कि हमारा जो सोल है वो री इनकारनेशन के लिए आगे जाएगा। और एक कंसेप्ट मुझे काफ़ी सही लगा कि हमारी सोल को जज होने के लिए कुछ लोगों के पास भेजना। और ये शो की स्टोरी भी है और मुझे ये शो काफ़ी पसंद है। अगला शो जिसकी हम बात करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे कंसेप्ट वाइज तो मैं इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे कहूँगा और इसका नाम है अनदर। इसमें एंड तक आपको मिस्ट्री पता ही नहीं चलता। आप गैस करते हो कि ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, लेकिन एंड तक वो बंदा कौन है पता नहीं चलता। और एंड में जो खुलासा होता है वो तो काफ़ी। तो इसका कंसेप्ट ऐसा है कि कई साल पहले मिसाकी नाम का एक बंदा मरा था जो कि 3C का स्टूडेंट था, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा लोगों को वहाँ दिखती थी। और जितने बच्चे उस क्लास में पहले थे अभी भी उतने ही होते हैं, यानी कि एक बंदे के मरने के बाद भी वो सीट खाली नहीं हो रहती है। उन लोग देखते हैं कि वो बंदा कौन है, पर उन्हें समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि हाँ भाई उतने ही तो बंदे हैं, लेकिन जब उन लोग काउंटिंग करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक बंदा बड़ा है, लेकिन ऐसा लग रहा नहीं है। और इसका कंसेप्ट ऐसा है कि मतलब मैं स्पॉइलर अलर्ट दे के भी मैं आपको इसका स्पॉइलर नहीं देना चाहता इसका कंसेप्ट का। तो जब भी ऐसा होता है कि एक नंबर बढ़ जाता है
तो मर्डर्स होना चालू हो जाते हैं, लोगों का मरना चालू हो जाता है, अलग अलग रीजन से अपने आप लोग मरने लगते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए वो स्कूल वालों ने एक टेक्निक लगाई, एक तरीका लगाया कि हम एक बंदे को इग्नोर करेंगे, ऐसा करेंगे कि ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए। तो भले ही वो बंदा उस क्लास में है पर फिर भी क्लास की काउंटिंग उतनी ही रहेगी क्योंकि ये बंदा लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, और इसकी वजह से मर्डर्स होना रुक भी जाते हैं। तो इस पूरे शो में वो लोग उस बंदे का पता लगाते हैं कौन है वो आखिरी बंदा, कौन है मिसाकी, कौन है वो आत्मा, कौन है वो एक्स्ट्रा बच्चा। तो ये इसका जो कंसेप्ट है मुझे काफ़ी ऑसम लगता है, काफ़ी माइंड ब्लोइंग लगता है, और इसलिए मुझे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसेप्ट में से एक लगता है। ये शो ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा है पर कंसेप्ट वाइज इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अगला शो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है स्टाइन्स गेट। स्टाइन्स गेट को कोई परिचय की ज़रूरत नहीं। स्टाइन्स गेट एक टाइम ट्रैवलिंग का शो है और मुझे नहीं लगता कि टाइम ट्रैवलिंग के बारे में इस शो से ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी ने बताया होगा। और भी काफ़ी सारे शोज़ हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवलिंग को दिखाया है, जैसे गर्ल हू लिव्ड थ्रू टाइम या इरेज्ड को उसे भी टाइम ट्रैवलिंग कह सकते हैं, या फिर रेस हीरो में टाइम ट्रैवलिंग नहीं कंसिडर करता हूँ मैं, पर कुछ लोग कहते हैं तो उसे भी टाइम ट्रैवलिंग में काउंट करते हैं, हालांकि वो टाइम ट्रैवलिंग नहीं है। तो काफ़ी सारे इसमें बताया है, पर साइंस गेट में उसे इस तरीके से बताया है जो भी साइंस के एक्चुअल रूल्स हैं और एक्चुअल पैराडॉक्सेस और उन सबको ध्यान में रख के इसको पूरी तरीके से बनाया है। हर चीज़, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सेंस नहीं बनाती है। अनलाइक बनिकल सेनपाई, इन लोग ने जिस टर्म का यूज़ किया है वो एक्चुअली सेंस बनता है उसका, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो टर्म पूरे स्टोरी में। इसकी स्टोरी ये है कि ओकाबे रिंतारो नाम का एक सेल्फ प्रोक्लेम मैड साइंटिस्ट टाइम मशीन बनाता है और टाइम ट्रैवलिंग करता है, पर वो जैसे टाइम ट्रैवलिंग करता है वो ये देखता है कि वो सिर्फ टाइम में पीछे नहीं आया है बल्कि वो दूसरे टाइमलाइन में चला गया है, और उसे पता चलता है कि काफ़ी अलग अलग टाइमलाइंस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि असली बटरफ्लाई इफेक्ट है। वो देखता है कि वो सिर्फ टाइम में पीछे नहीं आया है, उसने टाइमलाइन चेंज नहीं किया है बल्कि चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी है, और उसके एक बार टाइम ट्रैवलिंग करने से कई सारे अलग अलग बटरफ्लाई इफेक्ट्स हो गए और अलग अलग टाइमलाइन बन चुकी है। और एक टाइमलाइन में जो उसका ओरिजिनल टाइमलाइन था उसमें माकी से कुरिसु मर जाती है, लेकिन वो फर्स्ट टाइमलाइन में उसे इतना जानता नहीं होता है, मिला नहीं होता है, लेकिन सेकंड टाइमलाइन में जो टाइम ट्रैवल करके वो आया होता है उसमें वो काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती है उसकी, और इसमें वो उसको बचा लेता है क्योंकि इसमें उसके साथ वैसा हुआ ही नहीं रहता है। लेकिन इस टाइमलाइन में जो उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती है मायूरी, वो मर जाती है। तो उसे बचाने के लिए वो टाइम ट्रैवलिंग करता है, बार बार अलग अलग टाइमलाइंस बनाता है, और जितने बार पीछे जाता है, जितने बार टाइम ट्रैवल करता है, हर बार मायूरी मरते जाती है, मरते जाती है, मरते जाती है। फिर वो एक तरीका निकालता है कि जिससे वो सारे टाइमलाइन को मर्ज कर सके, या फिर बोलते हटा के टाइमलाइन एक एक टाइमलाइन पीछे आ सके। लेकिन जब वो पीछे आता है और ओरिजिनल टाइमलाइन में जाने की बारी आती है तो तब उसे याद आता है कि अगर वो ओरिजिनल टाइमलाइन में गया तो कुरिसु मर जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में वो मरी हुई है। ये तो अलग टाइमलाइन है जहाँ पे कुरिसु मरी नहीं है, पर अगर वो ओरिजिनल टाइमलाइन में गया तो मायूरी बच जाएगी लेकिन कुरिसु मर जाएगी, और इस टाइमलाइन में कुरिसु जिंदा है और मायूरी मर रही है। तो पूरे शो में बस वो एक बीच वाला रास्ता निकालता है जिसका नाम ही है स्टाइन्स गेट। एक ऐसा टाइमलाइन जहाँ पे दोनों भी जिंदा हैं और जहाँ पे बाकी के टाइमलाइंस इफेक्ट नहीं करते, जहाँ पे सारे टाइमलाइंस आके मर्ज भी हो जाते हैं और साथ ही साथ अलग अलग भी रहते हैं। तो ये थे मेरे कुछ 5 फेवरेट एनिमे कंसेप्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए